first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. कैड में क्या क्या पढ़ा? सर मुझे पूरा स्टार्ट कर फिर भी एक आइडिया दो, जैसे अगर ये ड्राइंग में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये बना लोगे? ये सर ठीक है। और थोड़ा सा आगे आते हैं, और अगर हम ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इसमें से भी थोड़ा बहुत बना लो। दिक्कत आएगी, सभी कहना चाहते हाँ बस ठीक है। मतलब बना लोगे पूरा, अगर बेचते होगा तो बना लेंगे, चीजों को देख के बना लेंगे, राइट? हाँ चीजों को देख के क्रिएट कर सकते हैं, समझ सकते हाँ। ठीक है। कैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि ड्राफ्टिंग स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, चीजों के बारे में जानना, कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या इसमें डिटेल्स देनी है, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग कैसे करनी है, ड्राफ्टिंग सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ सेक्शन का यूज क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं। अगर आप उसमें काम करने जा रहे हैं तो आपका वो पार्ट क्लियर होना इम्पोर्टेंट। किसी चीज को देख के बनाना एक अलग पार्ट होता है, एक अलग चीज होती है, और किसी चीज को रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्रिएट करना, दोनों में डिफरेंस है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और हमारे बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं, तब हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनको आप थोड़ा सा हमेशा फॉलो करेंगे किसी भी वर्किंग पे, किसी भी प्रोफेशनल के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना कंपल्सरी है। सबसे पहले हमें ऑटो कैड में जब हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, ऑटो कैड ओपन करा, यूनिट चेंज करा और काम करना स्टार्ट कर, ये हमारा नॉर्मली स्टेप रहता है। ओपन करो सॉफ्टवेयर को, काम करना स्टार्ट। नहीं, हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग इस तरह रखते हैं जिससे हमें काम करने में डिफिकल्टीज ना हो, क्योंकि ड्राफ्टिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें इतनी डिटेल्स होती है कि हमारा काम थोड़ा फास्ट होना, हमारी जो वर्किंग है वो फास्ट होना। तो यहाँ पर पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, हम लोग जब वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कैट में हम लोग सेट करते हैं क्या, टेम्पलेट। कहीं भी जब भी बच्चा ऑफलाइन भी सीखता है, ऑनलाइन भी सीखता है, उसको डायरेक्टली काम करना स्टार्ट करा दिया है, सॉफ्टवेयर ओपन करो, काम करना स्टार्ट करो। बेसिक फंडामेंटल्स में सबसे पहला पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ चेंजेस करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। हम अपना एक पेज क्रिएट करके अलग रखेंगे और उस पे ही काम करेंगे, विच इज कॉल्ड टेम्पलेट डिजाइन। टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ कि हम अपना ऑटोकैड में एक अलग पेज बनाएंगे और उसकी सेटिंग्स करेंगे और उस पेज पे हमेशा वर्किंग करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं टेम्पलेट डिजाइन। कुछ छोटे छोटे से
टेक्निकल वर्ड होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा-सा समझ लो। बहुत सारे बच्चे जब धीरे-धीरे आगे काम करते हैं ना, तो उनको भूल जाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक आइकन नज़र आ रहा है। ये छोटा-सा आइकन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूलबार। दिस वन इज़ कॉल्ड क्विक एक्सेस टूलबार। इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने मेनू बार को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि मेनू बार क्या होता है। दिस वन इज़ कॉल्ड मेनू बार। इसको हम लोग कहते हैं मेनू बार। ये छोटे-छोटे से ऑप्शंस हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। इसको कहते हैं रिबन बार। ये जो मेनू बार के हमारे पास टूल्स नज़र आ रहे हैं ना, आप जब फर्स्ट टाइम ऑटोकैड इंस्टॉल करोगे, तो वहाँ पर ये आइकन शो नहीं होगा। और इनको ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ड्राफ्टिंग के ऑप्शंस इसी मेनू बार के अंदर होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम इसी ऑप्शन पे, इसी आइकन पे क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। देखो हमारा हाइड हो गया। इस पे ही क्लिक करके हम शो कर सकते हैं। शो लेफ्ट हैंड पे आपको एक आइकन नजर आता है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। इस ए का भी पर्टिकुलर नेम होता है। इस ए का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन मेन्यू। इस ए को क्या कहते हैं हम? एप्लीकेशन मेन्यू। सभी को पता है। आइकन पे जाओ, सेव करो, सेव एज करो, लेकिन के जो वर्ड है उसके बारे में नहीं पता हो। जब आप ए पे क्लिक करते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेव एज। कहाँ पर? डेस्कटॉप, नेम एंड सेव। क्या कहा जाता है इसको? एप्लीकेशन मेन्यू। नाम याद रखना जरूरी होता है। सॉफ्टवेयर पे काम करना तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। एप्लीकेशन मेन्यू, ठीक है। अब बात आती है हमारी टेम्पलेट डिजाइन। टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए कुछ सेटिंग्स हम करते हैं, जिसे कहते हैं डीएसएम। एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, कमांड है, जिसको यूज करा जाता है, तो सभी लोग इसको जानते हैं। जब आप डीएस एंटर करोगे, तो आपके सामने ना एक ड्राफ्टिंग सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आए। तो इसमें पहला ऑप्शन आपको मिलेगा पोलर ट्रैकिंग। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस चेक रहेंगे और कौन कौन से ऑप्शन अनचेक रहेंगे। तो हमें इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। पोलर ट्रैकिंग के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा पोलर ट्रैकिंग F10। ये आपका क्या होना चाहिए? ये आपका अनचेक होना चाहिए, मतलब ये बॉक्स हमारा चेक ना हो। आगे मूव करते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट स्नैप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ऑब्जेक्ट स्नैप पे क्लिक करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑप्शंस चेक है तो कुछ ऑप्शंस हमारे अनचेक होते हैं। आप सेलेक्ट ऑल करना, दिस वन। सेलेक्ट ऑल करने के बाद ओके पे क्लिक करना। सेलेक्ट ऑल, ओके। ये ऑप्शन आपका चेक होना चाहिए। ऑब्जेक्ट स्नैप F3 आपका चेक होगा। आगे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, जिसका नाम होता है डायनामिक इनपुट। इस पे भी बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये ऑप्शन आपका अनचेक रहेगा, सेकंड वाला भी, बॉटम पे दोनों ऑप्शन आपके अनचेक है। इनका हमें यूज नहीं करना है ड्राइंग्स के अंदर, इनसे मुझे कोई भी मतलब नहीं। ये चारों बॉक्सेस हमारे अनचेक होंगे।
इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, नीचे दिया है ऑप्शंस का टैग, आप ऑप्शंस पे क्लिक करना, फिर एक और हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें भी बहुत सारे चेंजेस करना है हमें। फर्स्ट है हमारे पास डिस्प्ले। डिस्प्ले में फर्स्ट आपको क्या मिलेगा, विंडो एलिमेंट, कलर, थीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ब्लैक थीम पे कंफर्टेबल होते हैं काम करने में। काम करने में कंफर्टेबल होना एक अलग चीज होता है, लेकिन प्रोजेक्ट पे काम करना दोनों में डिफरेंस है। हम एक ऐसी थीम लेते हैं जिसमें हमारी सारी चीजें, सारे ऑब्जेक्ट विजिबल हो, दिखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स दिखे। तो हम लोग यहाँ पर मोस्टली क्या चूज करते हैं, लाइट कलर थीम आपकी क्या रहेगी यहाँ पर, लाइट रहेगी। एक और ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर जिसका नाम है क्रॉस हेयर साइज। आप जब फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो हो सकता है कि वो 10, 20, 30% हो। आपको कितना करना है इसको, 100%। आपका क्रॉस हेयर साइज 100% से कम नहीं होना चाहिए। और ये जितनी भी सेटिंग्स है ओवरऑल, इसको कहते हैं टेम्पलेट डिजाइन का। एक और आपको फीचर्स मिलेगा, डिस्प्ले फाइल टैब। दो ऑप्शन है, कलर्स एंड फॉन्ट। आप क्या करना, कलर्स ऑप्शन पे क्लिक करना, यहाँ पे भी दो ऑप्शन आएंगे, बैकग्राउंड और क्रॉस हेयर। बैकग्राउंड क्या लोगे, व्हाइट। व्हाइट कलर इसलिए चूज करा जाता है ताकि प्लानिंग के अंदर जब हम बहुत ज्यादा डिटेल देते हैं, ताकि हर एक पार्ट को बिल्कुल क्लियर वे में हम देख सकें। इसलिए हम लोग मोस्टली यूनिफॉर्म बैकग्राउंड को व्हाइट ही चूज करते हैं। क्रॉस हेयर क्या लोगे, ब्लू। क्रॉस हेयर आपका क्या होना चाहिए, ब्लू। अदर भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अदर इसलिए चूज नहीं करते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सेम कलर के ऑब्जेक्ट व्हाइट के अंदर होते हैं। रेड लोगे तो ऑब्जेक्ट होंगे, येलो लोगे तो भी ऑब्जेक्ट होंगे, ग्रीन लोगे तो भी ऑब्जेक्ट होंगे। तो हम यहाँ पर ब्लू चूज करते हैं। और ब्लू ऐसा कलर है जो हम अपनी प्लानिंग के अंदर बहुत कम यूज करते हैं। हर एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो बहुत दिमाग में रखना है। क्रॉस हेयर आपने ब्लू चूज करा, अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक करा। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आते हैं, ओपन एंड सेव। ओपन एंड सेव के अंदर आप हमेशा लोअर वर्जन यूज करना, हायर वर्जन को मत यूज करना। ऑटोकैड 2010 आपका चलेगा, ठीक है। उसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, ऑटोमेटिक सेव। ऑटोमेटिक सेव आप 5 मिनट 10 मिनट लेके चल सकते हो। इसका यूज क्या होता है, पहले इसको समझते हो। एग्जाम्पल में हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैंने एक बार अपने प्रोजेक्ट को सेव कर दिया डेस्कटॉप। अब जो ड्राइंग है ना हमारी, वो ऑटोमेटिक 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर वो सेव होती हुई चलेगी। कभी कभी क्या होता है कि हार्डवेयर इशू हुआ या कुछ भी हुआ तो आपका जो बैकअप है ना वो बना रहा है। बहुत सारे लोग इस ऑप्शन के बारे में जानते नहीं है, इस पे काम नहीं करते। ऑटोमेटिक सेव आप क्या लगाओगे, 10 मिनट। लास्ट में हमें ऑप्शन मिलता है सिलेक्शन का, दिस वन। सिलेक्शन के अंदर भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पहला आता है टिक बॉक्स, दूसरा आता है ग्रिप साइज। टिक बॉक्स नॉर्मल लेके चलोगे, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा छोटा नहीं, बहुत मीडियम।
फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, मीडियम ही क्यों चूज करा? स्मॉल इसलिए लेके चलते हैं ताकि हम इजिली छोटे से छोटा एरिया ट्रिम कर सकें। इसी में मिलेगा हमें ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग। आप ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग को चेक रखना, अगर ये चेक नहीं होगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए आपका ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग चेक होना कंपल्सरी। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर जो नहीं पढ़े या नहीं पढ़ाए गए। सिलेक्शन इफेक्ट कलर, हम इसको भी यूज नहीं करते हैं। सिलेक्शन इफेक्ट कलर का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर ब्लू कलर चूज कर रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हो? वो ब्लू सिलेक्शन दे रहा है। जो सिलेक्शन है ना ऑब्जेक्ट का, ये उसको शो कराते हैं सिलेक्शन इफेक्ट कलर। या थोड़ा सा चेंज कर दो, मैं यहाँ पर कलर को चेंज करके ओके करता हूँ, चेंज हो गया। तो सिलेक्शन इफेक्ट कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। और साथ साथ एक और बेनिफिट है इसके अंदर कि डिस्प्ले में हमारे पास जो फॉन्ट का टैब बन के आ रहा है, डिस्प्ले में जो फॉन्ट का टैब हमारे पास बन के आ रहा है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां से आप कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम ये किस चीज का फॉन्ट है? ये फॉन्ट है आपका कमांड लाइन विंडो का। आप कमांड लाइन विंडो में जितने भी कमांड टाइप करते हो उनके फॉन्ट को ये परमानेंटली चेंज कर देगा डिस्प्ले फाइल टैब के अंदर। फॉन्ट इतने सारे चेंजेस करने के बाद आपने ओके करा, ओके करा, ओके करा और आपकी पूरी थीम चेंज हो गई। आपने क्या नोटिस करा? आपका कलर चेंज हो गया, थीम का कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया, सारे चेंजेस उसमें हो गए। अब हम उस टेम्पलेट फाइल को हमेशा के लिए सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें एक आइकन मिलेगा, ये इस तरह। जब आप कर्सर को लेके जाओगे वहां पर तो इसका एक नाम है पर्टिकुलर, वर्क स्पेस स्विचिंग, WS करंट। वर्क स्पेस स्विचिंग पे क्लिक करना, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेव करंट एज। आप सेव करंट एज पे क्लिक करना, नाम डाल देना इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर। टेक्स्ट को लिखने के बाद, नाम को टाइप करने के बाद आप जैसे ही सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका अपना पेज वहां पर क्रिएट हो, विच इज कॉल्ड टेम्पलेट डिजाइन। ऑटोकैड का सबसे पहला स्टेप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जब हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, तो प्लानिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली बच्चों को प्लानिंग प्लानिंग के बारे में क्या पढ़ाया जाता है आपको पता है? नॉर्मली बच्चों को पढ़ाया जाता है, यहाँ से ऑफसेट ले लो, यहाँ पर डोर है, यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर टेक्स्ट है, ये डायमेंशंस निकाल दो, बस कंप्लीट।
कमांड लेके ड्राइंग को बनाना उसको वर्किंग नहीं कहा जाता। किसी चीज़ को देख के बनाना भी वर्किंग नहीं कहते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कॉपी पेस्ट होता है। प्लानिंग एक ऐसा पार्ट है जिसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं। बेडरूम कहाँ पर दोगे जब आप प्लानिंग करते हो? बेडरूम का साइज़ क्या लोगे? विंडो का साइज़ कितना लोगे? कहाँ पर हमारा किचन होना चाहिए? कहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम होना चाहिए? कहाँ पर लिविंग रूम होना चाहिए? कहाँ पर पोर्च होना चाहिए? जो एरिया हम अपने प्लानिंग में छोड़ते हैं सामने, उसे क्या कहा जाता है? बहुत सारे कॉन्सेप्ट, और ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक आर्किटेक्ट पढ़ता है जब वो वीआर की स्टडी करता है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, एक रूल है जिसे कहा जाता है बिल्डिंग बाय लॉ। मतलब जो भी आप प्लानिंग करोगे उसके कुछ नियम, उसके कुछ लॉज है। उस उस लॉ के अंदर ही आपको चीजों को बनाना। 90% बच्चा क्या करता है, यहाँ से ऑब्जेक्ट लो, ये बेडरूम, ये डोर, ये विंडो, ये टेक्स्ट, ये डायमेंशन बन गया। एक तरीके से हम कह सकते हैं ना, टर्म्स और कंडीशन। वो क्या क्या टर्म्स कंडीशन होती है उसको पढ़। इसका मेन पर्पस क्या होता है? सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, सेफ्टी के पर्पस। जैसे कि क्या की एस्पेक्ट वन बाई बिल्डिंग बाय लॉस, वो कौन कौन से की एस्पेक्ट्स, वो क्या क्या चीजें हैं जो हमें अपनी प्लानिंग के अंदर ध्यान देना होगा। सबसे पहला आता है सेटबैक या बिल्डिंग लाइन। सेटबैक या बिल्डिंग लाइन का मतलब होता क्या है? बिल्डिंग बाय लॉ indicate minimum open space required in front of building, in front of building, facing a road, known as setback या बिल्डिंग लाइन। क्यों दिया जाता है इसकी? मेन पर्पस क्या है? This regulations aims to maintain street aesthetics and prevent overcrowding and enhance safety by improving visibility. And setback area can also be repurposed as parking spaces या green area. Parking spaces या green area. और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी प्लानिंग के अंदर जो हम आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। साइज ऑफ रूम, building by law stipulate minimum open room sizes to ensure adequate space for health and proper ventilation, and different types of rooms have a specific size requirement, promoting comfortable and living condition. क्या मतलब होता है डिजाइन का? आप कुछ भी बनाओ, कोई भी प्लानिंग करो, लेकिन एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आप जो भी चीजें दोगे, जो रूम्स आप दोगे,
उनके साइजेस बहुत परफेक्ट होने चाहिए। मिनिमम रूम साइज फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर मेंटेनेंस। हाइट ऑफ बिल्डिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइटिंग एंड वेंटिलेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइटिंग एंड वेंटिलेशन का मतलब हो गया कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, कहाँ पर कौन सी विंडो देनी, क्या साइज लेना है, उसे कहते हैं लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। अब ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर ड्राइंग रूम दिया तो हम यहाँ पर कोई विंडो ना दें, हमारे पास कोई किचन है तो हम विंडो ना दें, हमारे पास कोई बेडरूम है तो विंडो ना दें। इसको ही कहा जाता है प्रॉपर हेल्थ एंड वेंटिलेशन। बहुत सारे पॉइंट है। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी प्रोविजंस, स्ट्रक्चरल डायग्राम, डिजाइन, हर एक बात, छोटी की छोटी चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा प्लानिंग के अंदर। व्हाट एस्पेक्ट टू बिल्डिंग बाय लॉ कवर, क्या क्या चीजें कवर करता है ये? एरिया एंड स्पेस, बिल्डिंग हाइट, बिल्डिंग कवरेज, एफएसआई, सेटबैक, पार्किंग, फायर, बेसमेंट, ग्रीन स्पेस, ओपन स्पेस, ये सारे पॉइंट आपकी ड्राइंग के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। अब आप सोचो प्लानिंग करना इजी है या बहुत डिफिकल्ट? एक एक पॉइंट प्लानिंग के अंदर इंक्लूड होना कंपल्सरी। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कि आपने जब प्लानिंग स्टार्ट करी तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती है? कहाँ पर हम बेडरूम दें, कितना एरिया लें, मास्टर बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए, वॉशरूम कहाँ पर होगा, कितना साइज लें, ड्राइंग रूम कहाँ पर है, क्या साइज लें। ये सारे फंडामेंटल्स, ये सारे स्टैंडर्ड कहाँ मिलेंगे हमें? प्लानिंग पे काम करने से पहले। और मैं शेयर करूंगा इसके नोट्स। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हुआ, एक पॉइंट हमारा ये क्लियर हुआ कि प्लानिंग हमें कैसे करनी है, उसके साइजेस हम क्या क्या लेंगे, कहाँ पर कौन सा एरिया हम डिजाइन करेंगे, ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन आज के टाइम में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक डिजाइनर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन सी चीज है कि उसको, वो जो भी इंटीरियर, जो भी आर्किटेक्चर का काम कर रहा है, वो वास्तु के बेसिस पे काम करे। वास्तु का मतलब क्या हुआ? बेसिक हमको पता है, बेसिक सभी बच्चों को पता है। कहाँ पर बेडरूम होगा वास्तु के अकॉर्डिंग, कहाँ पर किचन होगा वास्तु के अकॉर्डिंग, फेस क्या होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग, बेड किस डायरेक्शन में होगा वास्तु के अकॉर्डिंग। हर एक बात, हर एक चीज हम इसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, वास्तु के बेसिस पे। और यहाँ पर हमें बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे फंडामेंटल्स मिलते हैं, जिनके हम नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ये बात बहुत अच्छे से समझना, बिना नोट्स के चीजें समझ में नहीं आई। इस पॉइंट इन्हें मैं एक्सप्लेन करा, लाइक डोर ऑफ ईच रूम शुड बी फेसिंग ईस्ट, वास्तु के बेसिस पे।
आप कोई भी रूम क्रिएट कर रहे हो, उसके डोर की डायरेक्शन, उसका फेस ईस्ट होना चाहिए। बेडरूम शुड बी इन साउथ एंड वेस्ट। बेडरूम दे रहे हो, कहाँ पर होना चाहिए? साउथ एंड वेस्ट। पूजा रूम शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट। हमें सिर्फ उन पॉइंटों को नोट करना है जो हमारी प्लानिंग से रिलेटेड है, बस। सारे पॉइंट नहीं। टॉयलेट सीट should be north south only, it should not be east and west। बहुत सारे पॉइंट है। अगर आप डोर दे रहे हो तो डोर आपका ज्यादा बड़ा, ज्यादा छोटा, ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। The door should be rectangular and square। Door should always be avoided। Door should open inside the room, not outside। Door should open inside the room, not outside। In bedroom, always use bed of four legs only. Never use box type bed because it stops the air circulation under the bed, which is bad for you। ये भी एक पॉइंट है। No room should be built under the stair। वास्तु पे काम करना आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो गई। जितने भी क्लाइंट हैं, अगर वो वर्किंग करा रहे हैं, तो वो ये चाहेंगे कि आप उनके प्रोजेक्ट को, चाहे बेडरूम दो, चाहे किचन दो, चाहे ड्राइंग रूम दो, कलर सिलेक्शन ले रहे हो, फर्नीचर प्लेसमेंट ले रहे हो, सारी की सारी चीजें आपकी वास्तु के बेसिस पे होना कंपल्सरी है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। द डोर फॉर चिल्ड्रन बेडरूम should be at south side toward the northeast corner। The door for children bedroom should be at south side toward the southeast corner। The door for master bedroom should be at east side toward the northeast corner। Height of compound wall, हर एक का आपका वास्तु की बेसिस पे डिसाइड करा जाए। तो यहाँ पर क्या है कि वास्तु को कैटेगराइज कर दिया गया है। यहाँ पर वास्तु को कैटेगराइज कर दिया गया है हर एक रूम के अकॉर्डिंग। हर एक रूम के अकॉर्डिंग मतलब the main bedroom should be on the southwest या northwest side of the house। अगर आप बेडरूम पे काम कर रहे हो तो should be on the southwest या northwest side of the house। If there is an upper story in the house, the master bedroom should be on this floor। Bedroom on the northeast side of the house will also cause trouble। The children bedroom should be in northwest या west side। Guest bedroom are best located in the northwest corner but can also be located in the northeast corner। The door should be set in the east। Wardrobe should be located on the northwest या southwest side of the bedroom। मतलब अगर आप प्लानिंग के अंदर कोई भी फर्नीचर प्लेसमेंट दे रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा तो उस फर्नीचर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। जिस प्लानिंग को हम लोग बहुत इजी समझते हैं ना, या जिस प्लानिंग को हम लोग अब तक बहुत इजी समझते चले आए हैं, इसको अगर हम टर्म्स और कंडीशन के बेसिस पर अगर डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत
मुश्किल है। तब समझना पड़ेगा कि प्लानिंग एक्चुअली होती क्या है। डाइनिंग रूम डिजाइन कर रहे हो। द डाइनिंग रूम शुड बी लोकेटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द हाउस, वेस्ट साइड ऑफ द हाउस, या on the east or north side of the building. If the kitchen is on ground floor, the dining room should not be on upper floor. किचन अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है तो डाइनिंग एरिया भी हमारा ग्राउंड फ्लोर पर ही होगा अकॉर्डिंग टू वास्तु। टॉयलेट एंड बाथरूम, बाथरूम can be on the west or northwest side of the building, but not on the east or northeast side. The toilet room should also not be located on the southeast, the southwest, yeah, in the center of the building. An attached bathroom should be on the west or north. वॉश बेसिन, अगर हम ड्राइंग्स के अंदर वॉश बेसिन दे रहे हैं जिसको कहा जाता है सिंक, सिंक शुड बी प्लेस्ड ऑन द नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट साइड ऑफ द रूम एंड बाथ टब शुड बी लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट या ईस्ट साइड। अगर आप रीडिंग रूम डिजाइन कर रहे हैं, ये क्या है? ओवरऑल प्लानिंग पे काम करने से पहले दीज आर ऑल दी फंडामेंटल्स। किसी भी लेआउट पे वर्क करने से पहले इसकी टर्म्स और कंडीशन है। द लाइब्रेरी या स्टडी should be located on the west side of the building, but should not be located on the corner of it. Bookshelf should not be in the northwest or southwest corner, and books should be in the east, north or west side of the room. यहाँ तक एक और कंडीशन, वास्तु की बेस, the door should be two shuttered and should be located on the northeast. Sitting room, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी पता है क्या होती है कि हम लोग चीजों को पढ़ते तो हैं लेकिन की वैल्यू नहीं समझते। जब तक हम इन सारे नोट्स को नहीं बनाए, नहीं क्रिएट करें, तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं है। और प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास हर एक छोटी से छोटा पॉइंट भी नोट होना चाहिए। छोटे से छोटा पॉइंट, वो कुछ भी हो सकता है, लिविंग हो सकता है, सिटिंग हो सकता है, पूजा रूम हो सकता है। वर्शिप शुड बी डन इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या ईस्ट साइड ऑफ द हाउस, एंड इट इज बेस्ट the temple room is in the northeast corner of the house, right? These are all the वास्तु, इसको हम लोग कहते हैं वास्तु तत्व। और जब तक हम इसके नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक हमें कुछ भी क्लियर नहीं हो। समझ में आया? तो इन सारे पॉइंट्स पे वर्किंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 2 पॉइंट,
प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पे अगर हम जल्दी करेंगे और हमारे